हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिम्नास्टिक वाली। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ एमसीक्यूज जो कि कई बार यूजीसी नेट एग्ज़ाम में भी आ चुके हैं और एस्टेट में भी, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके आने की संभावना है। इसमें हम असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चंस भी करेंगे लास्ट में, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इन हाई एल्टीट्यूड वन कैन जंप हायर बिकॉज द करेक्ट आंसर हेयर इज एयर रेजिस्टेंस इज लेस एंड बॉडी वेट इज लेस। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, मैं चारों ऑप्शन के बारे में डिस्कस नहीं करूंगी, केवल हम आंसर पे ही फोकस करेंगे और जहां पर एक्सप्लेनेशन की जरूरत है वहां मैं एक्सप्लेन भी करूंगी। चारों आंसर इसलिए डिस्कस नहीं करेंगे कि कई बार ऐसे क्वेश्चन आने से हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि राइट आंसर कौन सा था। हाँ, लेकिन जहां पर चारों ऑप्शंस के एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ेगी या डिस्कशन की जरूरत पड़ेगी वहां मैं जरूर डिस्कस करूंगी। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि हाई एल्टीट्यूड में जो जंप करने वाला है वो किस लिए हाई जंप कर पाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है या जो इसका रीजन है वो है कि एयर रेजिस्टेंस वहां पर कम होता है और बॉडी वेट भी वहां पर कम महसूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। चार ऑप्शन मैच कर रखे हैं, कौन सा करेक्ट मैच किया गया है। तो डिटरमाइनिंग का मतलब है निर्धारण, और यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डिटरमाइनिंग मेजरमेंट हाउ मच, यानी कि मेजरमेंट जो है वो कितनी है, ना कि सिलेक्शन हाउ वेल, ना कि टेस्ट और ना कि इवेल्युएशन हाउ गुड। द करेक्ट आंसर हियर इज डिटरमाइनिंग मेजरमेंट हाउ मच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एबिलिटीज इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेक अ फिजिकल एजुकेटर डायनामिक फॉर द discipline of physical education. The correct answer here is the ability to monopolize. Monopolize का मतलब है एकाधिकार, यानी कि वही करता धरता है, उसी को ही राइट है टू डू एनीथिंग। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का मतलब है वो क्षमताएं, वो एबिलिटीज फिजिकल एजुकेटर डायनामिक के लिए नहीं रिक्वायरमेंट है to make the physical education discipline dynamic। मतलब फिजिकल यानी कि शारीरिक शिक्षा को कुछ अलग, कुछ अच्छा बनाने के लिए जो राइट है या जो एबिलिटी है वो दिए गए ऑप्शन में से कौन सी नहीं है। द एबिलिटी टू मोनोपोलाइज यानी कि एकाधिकार की जो क्षमता है वो नहीं होनी चाहिए। और कौन कौन से गुण होने चाहिए। एबिलिटी टू एनालाइज, ऑर्गेनाइज एंड सुपरवाइज की जो एबिलिटीज हैं, जो क्षमताएं हैं वो होनी चाहिए। एनालाइज का मतलब है विश्लेषण, ऑर्गेनाइज का मतलब है गठन करना, कोई चीज बनाना, किसी का या किसी अच्छे ढंग से किसी चीज को पूरा करना। एंड सुपरवाइज का मतलब है निगरानी करना, टाइम टू टाइम वॉच करना कि क्या गड़बड़ हो रही है, कुछ गलती तो नहीं हो रही है। तो ये सारी जो एबिलिटीज है वो होनी चाहिए, मोनोपोलाइज की एबिलिटी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, ना वाले क्वेश्चन में आप सबसे पहले नोट को अंडरलाइन कर लीजिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। क्वेश्चन पढ़ के कई बार लगता है यार मोनोपोलाइज तो गलत है, यार ये चीज तो गलत है, ये तो नहीं होनी चाहिए, जबकि हम यही पूछ रहे हैं कि क्या नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। In a 400 meter race, the second lane runner started with stagger distance of 7.04 meter. What will be his displacement at completion of the race? जो 400 मीटर दौड़ने वाला एक धावक है, एक रनर है, उसको सेकेंड लेन में जो स्ट्रैगर मिलता है वो होता है 7.04 मीटर। अब यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होगा जहां से हमने स्टार्ट किया, अगर हम ट्रैक का एक राउंड लगाते हैं और उसी पॉइंट पे आते हैं, डिस्प्लेसमेंट यानी कि वहां पर हमारा कितना विस्थापन हुआ,
ध्यान से पढ़ना दोस्तों, ये फर्स्ट लेन की बात नहीं कर रहे हैं, सेकंड लेन की बात कर रहे हैं। तो सेकंड लेन का जो डिस्प्लेसमेंट पूछा है वो आपको बताना है। यहाँ पर करेक्ट आंसर है -7.04 मीटर। आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम सेकंड लेन के स्टेगर से रनिंग स्टार्ट करते हैं तो हम एग्जैक्ट उस पॉइंट पे नहीं मिलते हैं, क्योंकि 7.04 मीटर जो है आगे से शुरू किया है, जबकि हम फिनिश करेंगे एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट पे जहां पर 400 मीटर दौड़ने वाला रनर कर रहा है। अगर हम उतना ही आगे आकर वहीं फिनिश करते हैं उसी स्टैगर पे, तो हमारा यहाँ पर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। अगर हम एग्जैक्ट पॉइंट पे आके रुकते हैं, मिलते हैं, तो हमारा कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, जैसा कि फर्स्ट लेन वाला रनर करता है। हम ऑलरेडी 7.04 मीटर आगे खड़े होते हैं, क्योंकि उतना ही डिस्टेंस हम एक्स्ट्रा कवर करते हैं। और ये आपको पता ही होगा कि स्टैगर क्यों मिलता है। अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस produces 2 hormones. The correct answer here is option C. Option C यानी कि glucagon and insulin. Islets of Langerhans जो है it is a group of pancreatic cells जो कि ग्लूकागोन एंड इंसुलिन हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। अगला क्वेश्चन, विच न्यूरोट्रांसमीटर फ्रॉम द फॉलोइंग इंक्रीजेज द परमिएबिलिटी एट म्योन्यूरल जंक्शन इज नोन एज। तो यहाँ पर जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसका नाम है एसिटाइलकोलाइन। परमिएबिलिटी मतलब वहाँ से परमिशन होना, आने जाने की, मतलब अंदर बाहर जो है इजीली मूवमेंट कर सकते हैं। और जंक्शन कौन सा है? म्योन्यूरल। म्यो मीन्स मसल से रिलेटेड एंड न्यूरल मीन्स नर्व से रिलेटेड। तो म्योन्यूरल जो जंक्शन है वहाँ पर जो अंदर बाहर आने की परमिशन देता है वो कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है? तो वो है एसिटाइलकोलाइन। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। इन रिसर्च लाइब्रेरी टेक्निक इन्वॉल्व्स। कौन सी ऐसी रिसर्च है जिसमें लाइब्रेरी टेक्निक का यूज होता है? द करेक्ट आंसर हेयर इज स्कैनिंग, स्काउटिंग एंड ग्लीनिंग। इनका मीनिंग मैं आपको बता देती हूँ। स्काउटिंग मीन्स गेनिंग इन इंफॉर्मेशन, ग्लीनिंग मीन्स नॉलेज और लर्निंग। स्कैनिंग आपको पता ही होगा। आगे डिस्कस करते हैं। वेरिएबल दैट जनरली कंसिस्ट ऑफ होल नंबर यूनिटीज दैट इज डिस्क्रीट वेरिएबल। आपने रिसर्च करते समय पढ़ा होगा या प्रिपरेशन के टाइम भी आपने पढ़ा होगा। वेरिएबल्स बहुत तरह के होते हैं, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, कंटिन्यूअस, डिस्क्रीट और फर्दर इनके सब पार्ट्स भी होते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है डिस्क्रीट वेरिएबल। द सिम्टम्स ऑफ फिजिकल फटीग आर स्टेटेड बिलो, अरेंज देम इन सिक्वेंशियल ऑर्डर। ऑप्शंस आप एक बार देख लीजिए। द करेक्ट आंसर हेयर इज बी, यानी सबसे पहले स्वेटिंग इन हैंड एंड फीट, देन पेन इन मसल, then local tiredness of active muscles and last one is stiffness in joints। यानी कि जब हमें शारीरिक थकान होती है तो कौन कौन से सिम्टम्स या लक्षण हमें महसूस होते हैं या दिखाई देते हैं या फील होते हैं। अगर हम उनको अरेंज करते हैं सीक्वेंस में तो सबसे पहले हम महसूस करेंगे स्वेटिंग इन हैंड्स एंड फीट। उसके बाद थोड़ा थोड़ा जो दर्द महसूस होता है मसल्स में, यानी पेन इन मसल्स। देन लोकल टायर्डनेस ऑफ एक्टिव मसल्स, यानी कि जो हमारी एक्टिव मसल्स होती हैं उनमें थोड़ा थोड़ा हम थकान महसूस करने लगेंगे। एंड लास्ट वन इज स्टिफनेस इन जॉइंट्स। फिर हम महसूस करेंगे कि हमारे जो जॉइंट्स हैं उनमें थोड़ा सा अकड़न सी हमें महसूस हो रही है। दीज आर द सिम्टम्स ऑफ फिजिकल फटीग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थ्योरी ऑफ इनसाइट लर्निंग वाज प्रोपाउंडेड बाय। सीधा सा क्वेश्चन है कि इनसाइट जो थ्योरी है लर्निंग की वो किसने दी है? और सीधा सा ही इसका आंसर है कोहलर ने। एक्चुअली 3-4 साइकोलॉजिस्ट हैं, आप कह लीजिए, उन्होंने मिलकर थ्योरी दी है, पर कोहलर का नाम सबसे ज्यादा यहाँ पर फेमस है। कोहलर, वर्दाइमियर एंड कॉफका, ये 3 हैं जिन्होंने
जिनके नाम से ये थियोरी जानी जाती है। अगर तीनों आते हैं तो आपको तीनों ही ऑप्शन देने हैं, तीनों में से कोई एक आता है तो दैट इज अ करेक्ट ऑप्शन। आप ये मत सोचना वहां तो कोहलर बनाया था या वर्दाइमियर आ गया है या कोफका आ गया है, तो मिलकर ही ये थियोरी है और यहाँ पर तीनों के नाम नहीं है, एक ही का है, दैट इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग प्रोसेसेस through which a group becomes a team in correct sequential order. Storming, norming, forming and performing. यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको बताना है। सारे ही ग्रुप फॉर्मेशन में इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, बट आपको एक सीक्वेंस में बताना है कि ग्रुप में क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले होता है फॉर्मिंग, यानी कि ग्रुप फॉर्म होता है। देन आपका होता है स्टॉर्मिंग, उसमें कुछ हलचल होती है, डिस्कशन होता है। देन आपका नॉर्मिंग, कुछ नॉर्म्स, कुछ स्टैंडर्ड्स डिसाइड होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट ग्रुप को काम करना होता है। एंड लास्ट वन इज परफॉर्मिंग, और उसके ही गाइडेंस के अंदर उसी गोल को, उसी टारगेट को लेके ग्रुप काम करता है। एंड दोस्तों इसमें वन मोर थिंग इज मिसिंग, दैट इज एडजॉर्निंग, मतलब कि कई बार छोटे छोटे ग्रुप्स बनते हैं किसी छोटे पर्पस को लेकर, और उसके बाद जैसे ही उनका काम पूरा होता है दैट ग्रुप में एडजॉर्न, मतलब कि उसको तोड़ दिया जाता है, ग्रुप खत्म हो जाता है, फिर कहीं किसी नए पर्पस के लिए कोई नया ग्रुप बनता है। एडजॉर्निंग भी अगर आ जाता है दैट इज द लास्ट स्टेप इन ग्रुप फॉर्मेशन। सबसे पहले क्या होगा? फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग एंड परफॉर्मिंग। अगला क्वेश्चन है असर्शन एंड रीजन से रिलेटेड। इसका असर्शन है एथिक्स इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द वैल्यूज गाइडिंग आवर डिसीजन मेकिंग। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एथिक्स जो है एक सिस्टमैटिक स्टडी है वैल्यूज के बारे में, वैल्यूज गाइडिंग के बारे में, जो हमारे डिसीजन मेकिंग को डायरेक्शन देती है, गाइड करती है। इसका रीजन बताया है एथिक्स इंडिकेट फंडामेंटल बेसलाइन वैल्यूज dictating appropriate behavior within the society। तो यहाँ पर जो है डी ऑप्शन इज करेक्ट, जिसमें दिया है ए इज राइट बट आर इज रॉन्ग, यानी कि असर्शन तो सही है लेकिन उसका जो एक्सप्लेनेशन, जो रीजन होना चाहिए वो रॉन्ग है। दोस्तों मैंने जहाँ भी असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है मैं एक हिंट जरूर बताती हूँ। सबसे पहले आप असर्शन को ध्यान से पढ़िए, अगर आपको करेक्ट लगती है फिर उसके रीजन को पढ़िए, और रीजन अगर उसमें सही मैच करता है या उसको अच्छे से एक्सप्लेन करता है, आपको लगता है इसकी सही मैचिंग है, सही तालमेल है, तो फिर आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन आएगा जहां पर बोथ आर राइट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नहीं तो फिर आप सेकेंड ऑप्शन की तरफ जाइए। अगर आपको दोनों राइट लगते हैं तो बोथ आर राइट एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और डीप में जाएंगे आपको पता चलेगा अगर ए करेक्ट है फिर आपको ऑप्शन आ सकता है कि असर्शन इज राइट एंड रीजन इज रॉन्ग। असर्शन गलत है फिर ये वाला ऑप्शन आएगा कि ए इज रॉन्ग एंड आर इज राइट। पर जनरली ज्यादातर क्वेश्चंस में आता है कि बोथ आर राइट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बट यहाँ पर हमारा जो है असर्शन सही है, रीजन गलत है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन भी असर्शन से रिलेटेड है। बेंच प्रेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज। सबसे पहले तो आप देखिए आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज क्या होती हैं। मेनली 3 काइंड्स ऑफ एक्सरसाइजेज, आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक एंड आइसोकाइनेटिक, जो आपको पता ही होगा। नहीं पता है तो इन शॉर्ट में मैं डिस्कस कर लेती हूँ। आइसोटोनिक जहां पर मसल्स का इसेंट्रिक एंड कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी कि शॉर्टनिंग एंड लेंथनिंग ऑफ मसल्स। देन आइसोमेट्रिक जहां पर यू कैन से मूवमेंट जो है मसल्स का बाहर से दिखाई नहीं देता है, यानी स्टैटिक पोजीशन हो सकती है। एंड आइसोकाइनेटिक द मसल्स डेवलपमेंट ड्यू टू एक्सरसाइज विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। तो यहाँ पर अब रीजन देख लेते हैं। इन आइसोटोनिक मसल कंट्रैक्शन द मसल टोन रिमेन सेम, दैट इज रॉन्ग। जहां पर मसल टोन सेम होती है वो होता है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन और आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सी, ए इज राइट बट आर इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। असर्शन है ह्यूमन रिसोर्सेज आर द वेल्थ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विच कैन हेल्प इन अचीविंग इट्स गोल। यस, बिल्कुल करेक्ट है बात। इसका रीजन देखते हैं।
पर्सनल मैनेजमेंट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ मैनेजर। ये बात थोड़ी सी गड़बड़ लगती है, क्योंकि पर्सनल, यहाँ पर पर्सनल मतलब खुद से रिलेटेड नहीं है, पर्सनल है मतलब कि मैन पावर से रिलेटेड, यानी इंडिविजुअल से रिलेटेड, यानी कि स्टाफ से रिलेटेड। तो पर्सनल मैनेजमेंट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए मैनेजर। ऑप्शन देखते हैं, बोथ आर राइट एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है मैचिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन। लिस्ट 1 में हमने मेंशन करी है विटामिन डेफिशिएंसी, एंड लिस्ट 2 में है डिजीजेस, यानी किस विटामिन की वजह से कौन सी डिजीज हो सकती है। आप ऑप्शन देख लीजिए। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है बी, 2143। 2 जो है रिकेट्स, ये होता है विटामिन डी की कमी से। 1 यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ए की कमी से। 4th 1 यानी कि हमारा है स्कैबीज, वो होता है हमारा विटामिन B2 की कमी से। एंड लास्ट है एनीमिया, जो कि हमारा होता है विटामिन B12 की कमी से। तो दोस्तों आज इतना ही। नई वीडियो में फिर हाजिर होंगे नए टॉपिक्स के साथ या फिर कुछ डिफरेंट MCQs के साथ। आज इतना ही। नया साल आपके जीवन में खुशियां भर दे और आपको नई नई अच्छी खबरें मिले। बाय बाय।